Hey guys, what's up? Hope you are enjoying yourself. Welcome to your BD's TET in 0.2। आज हम पढ़ने वाले हैं EVS यानी कि पर्यावरण में अध्याय नंबर 3 सजीव जगत के बारे में। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक के लिए। सबसे पहला टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे जीवों का जगतों में विभाजन, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, लाइकेन, इसको आप सैक कहते हो, पादप जगत। पादप जगत में हम पढ़ेंगे पौधों के प्रकार, पौधों के भाग। इसके बाद आपको पौधों के भाग में पढ़ना है जड़, तना, पत्ती, फूल, पराकण, फल और बीज। और विशेष पौधे जो होंगे क्रोटन का होगा, पीपल, बरगद, केला और नेपथीन्स जिसको आप घटपंडी कहते हो, रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी वर्क्स। इसके बारे में आप खेजड़ी के बारे में पढ़ोगे। और अपना अगला इसमें टॉपिक जो होगा वो पढ़ेंगे छेद के आधार पर पौधों के प्रकार। तो गाइज़ ये चीज़ हमें यहाँ पर कवर करना है इस वीडियो में, जितने टॉपिक आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है जीवों का जगतों में विभाजन। जीवों का जगतों में विभाजन। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है कि वस्तुएं के बारे में पढ़ा है कि कौन वस्तु सजीव होती है, कौन वस्तु निर्जीव होती है, किस प्रकार हम पता करते हैं। सजीवों में कुछ लक्षण होते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर हमने सजीव और निर्जीव में विभाजित कर दिया था। अब हम सजीव को मुख्यतः दो जगत में विभाजित करते हैं। सबसे पहला जगत होता है पादप जगत और दूसरा होता है जंतु जगत। ठीक है। बाद में HR विटेकर ने सजीव को 5 जगतों में विभाजित किया जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है मोनेरा जगत। इसमें जीवाणु का, यदि आपसे पूछ ले जाए कि जीवाणु के अध्ययन करने की जो पत्ती होती है उसको क्या कौन सी जगत में आती है, उसे आप मोनेरा जगत कहते हो, या मोनेरा जगत में क्या होता है, जीवाणु का अध्ययन होता है, इस तरह आप बता सकते हो। पुरुष्टा जगत क्या होता है? पुरुष्टा जगत होता है इसमें अमीबा, पैरामीशियम्स जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट। अपना जो है वो है कवक जगत। इस जगत में मशरूम, फफूंद जैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब आता है पादप जगत जिसको आप फ्लोरा भी कहते हैं। इस जगत में फ्लोरा माने पौधे होते हैं, तो इस जगत में पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहते हैं। किसी भी जगह जो पादप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसके बाद जो पार्ट होगा जंतु जगत। जंतु जगत क्या होता है? फौना होता है। इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है। किसी जगह के जंतुओं को फौना कहते हैं। ओके गाइज, अब चलते हैं। सबसे पहला अपना जो जगत है वह है मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि क्यों इसको मोनेरा जगत कहते हैं। सबसे पहली बात है, इसको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। तो जीवाणु की यदि आपकी पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, वो आप बताओगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और इसलिए जीवाणु विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है कि इनको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जीवाणु की खोजकर्ता कहा जाता है, ये विज्ञान के जनक कहा जाता है जीवाणु के। और जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। याद रखना है बच्चा आपको, जीवाणु कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है जो सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। अब इसके जो लाभ होते हैं, जीवाणु के लाभ क्या होते हैं? जीवाणु से लाभ सबसे पहला होता है जीवाणु से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती है। जो एंटीबायोटिक वगैरह होती है वे सभी चीज़ें बनती है जीवाणु से। नंबर 2 होता है जीवाणुओं के कारण ही दही जमती है, और दही जमने के को किण्वन कहते हैं। और दही जमने में जो जीवाणु होता है इसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस के कारण जमती है। और जीवाणुओं के कारण ही पनीर बनता है, जीवाणु के कारण ही सिरका बनता है। ठीक है गाइज, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद जीवाणु में हानि क्या क्या होती है? जीवाणु से बीमारियां फैलती है। जीवाणु के कारण ही भोजन विषाक्त अर्थात पॉइजनस, जहर युक्त हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। ठीक है गाइज, और अगला पढ़ेंगे हम जीवाणु के बचाव क्या है, जीवाणु से बचाव किस प्रकार से होते हैं। जीवाणु से बचाने के लिए खाद्य वस्तुओं को अचार या नमक की अचार और मुरब्बे के रूप में इनमें नमक लगाकर रखा जाता है जिससे कि वो ख़राब ना हो, जीवाणु से बचाने के लिए। और सेकंड इसमें पॉइंट है, जीवाणु से बचाने के लिए चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, कोल्ड फ्रीज वगैरह में रखा जाता है। नंबर 3, जीवाणु से बचाने के लिए
चीज़ों को गर्म भी किया जाता है। जैसे कि सामान्यतः अपने घरों में देखते होंगे, आप दूध लाते हो, उसको गर्म कर कर रखते हो। क्यों कर रखते हो? क्योंकि इससे जीवाणु से उसकी रक्षा हो सके, जिससे दूध खराब न हो पाए। ठीक है गाइज। इसके बाद हो गया आपका पोरेस्टर जगत। जो आपका पोरेस्टर जगत है वो किस प्रकार का है? इस जगत के जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं और ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप बता सकते हो जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ में आपके दो प्रकार के होते हैं, एमीबा और पैरामीशियम, दोनों ही प्रोटोजोआ में आते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। ये बीमारियां फैलाते हैं। ठीक गाइज, ये क्या होते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। और यदि हम आगे चलें तो गाइज इसमें बारे में जो हम देख सकते हैं क्या वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कवक जगत, ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक गाइज। और कवक के लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ होता है कवकों में प्रतिजैविक औषधियाँ बनती है, मतलब एंटीबायोटिक बनता है इनसे भी। और कुछ कवक भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे मशरूम। सेकंड आपका टॉपिक है खमीर यानी कि यीस्ट, जिसको आप कहते हो। ये एक कवक होता है जिसका उपयोग बेकरी उद्योगों में किया जाता है। जो अपना ये होते हैं बेकरी वगैरह सामान, ब्रेड ये वगैरह बनाते हो आप, और ये नुगदी वगैरह जो भी बनता है। इसके बाद आपका आता है कवक से हानियाँ क्या क्या होती है। कवकों से बीमारियाँ फैलती है और कवक चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। जीवाणु एवं कवकों को पृथ्वी पर अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ करने में मदद करते हैं। क्या होता है, जो कवक होते हैं ये अपमार्जक की तरह बिहेव करते हैं पृथ्वी में, क्योंकि ये मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनको अपघटित कर पृथ्वी को साफ करने में मदद करते हैं। ठीक गाइस, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, लाइकेन से, इसको आप कहते हैं लाइकेन। यह एक सहजीविता है, अर्थात दो जीवों का एक साथ रहना और दोनों परस्पर लाभ होना। जब दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को लाभ पहुंचता है तो उसको सहजीविता कहते हैं। यह इसका एक उदाहरण है। लाइकेन दो जीवों अर्थात शैवाल एवं कवक से मिलकर बनता है। लाइकेन एक वायु प्रदूषण की तरह कार्य करता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है गाइस। अब आपको आता है शैवाल भोजन बनाता है तथा कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, मतलब इसके अपने साथ रखता है। इसके बाद गाइस लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। यदि कहीं पर लाइकेन की उपस्थिति है, लाइकेन मतलब होगा कवक व शैवाल। जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते, जिसका अर्थ वहाँ की वायु प्रदूषित होती है। ठीक है गाइस। अब चलते हैं अपना टॉपिक जो है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट में, क्या जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है। जैसे बुगला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है, इससे बुगले को भोजन मिलता है और भैंस की सफाई हो जाती है। तो ये सहजीविता का होता है। सहजीविता मतलब होता है कि जो एक दूसरे को पार्टिसिपेट करे, एक दूसरे को हानि ना पहुंचाए, दोनों को लाभ पहुंचता हो, वहाँ सहजीविता का उदाहरण आता है। ठीक है। और परजीविता का उदाहरण क्या होता है कि जिससे एक को लाभ पहुंचे दूसरे को हानि पहुंचती है, वो परजीविता का उदाहरण होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पादप जगत, जो अपना लास्ट होने वाला है। इस जगत के बारे में ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। इस जगत में वनस्पति अर्थात पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अगर पौधे न होते तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा, अर्थात पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पौधे जंतु एवं विषय पोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं, या तो डायरेक्ट करते हैं या किसी दूसरे के माध्यम से होता है वो चीज़। अब आती है बात अपनी पौधों के प्रकार। पौधों के जनरली प्रकार, आकार के आधार पर पौधे तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर बच्चा अपना आकार के आधार पर। नंबर 1 साग, ये छोटे होते हैं, इनका तना कोमल एवं हरे रंग का होता है, इनमें बहुत सारी शाखाएँ अर्थात टहनियाँ नहीं होती। उदाहरण के लिए धनिया, गेहूं, धान, मेथी, पालक आदि ये सभी साग होते हैं। इसको आप जानते भी होंगे, आपके घर वगैरह में बनता है ये चीज़। इसके बाद आता है झाड़ी। नंबर 2 झाड़ी, ये साग से बड़े होते हैं, इनका तना कठोर होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के आधार के पास से निकलती है, जो तने का आधार होता है उसके पास से निकलती है। उदाहरण के लिए गुलाब, नींबू, गुड़हल आदि ये सभी झाड़ी की तरह होते हैं। इसके बाद आता है वृक्ष। ये झाड़ी से बड़े होते हैं, इनका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है। इनमें कई सारी शाखाएं होती है जो तने के ऊपरी भाग से निकलती है। उदाहरण के लिए आप आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर और पीपल ले सकते हो गाइज।
उपरोक्त विभाजन के अलावा उन पौधों को जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं एवं सीधे खड़े नहीं हो सकते, दो भागों में विभाजित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो भागों में और विभाजित किया जाता है जो अपने तने के अकॉर्डिंग खड़े नहीं हो सकते अनुसार। तो नंबर 1 विसर्पी लताएँ होती है, ये पौधे ज़मीन पर फैले जाते हैं। उदाहरण के लिए पुदीना, तरबूज, खरबूजा और खीरा, ये सभी विसर्पी लताएँ होती हैं जो भूमि पर फैल जाती हैं। और आरोही जो लताएँ होती है ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए मनी प्लांट, मटर आप अपने घर वगैरह में देखते हो, मनी प्लांट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप बता सकते हो जो किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाए वे आरोही लताएँ होती है। जो पृथ्वी पर फैल जाती है उनको हम क्या कहते हैं गाइज, वे कहलाती है आपकी विसर्पी लता। ठीक है गाइज, अब मुझे आशा है ये चीज़ इतना आपको समझ में आया होगा। बच्चा अब चलते हैं पौधों के भाग। पौधों के भाग में क्या होता है, लगभग सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती एवं फूल पाए जाते हैं। शैवाल अर्थात काई में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। जड़ पौधे का भूमिगत भाग है जो हरे रंग का नहीं होता। तो क्या होता है, जड़ पौधे का हरा भूमिगत भाग होता है जो हरे रंग का नहीं होता। जड़ के कार्य क्या क्या होते हैं, जड़ पौधे को ज़मीन में जकड़े कर रखती है। जड़ मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करती है। अब गाइस चलते हैं जड़ के प्रकार। जड़ के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः, मूसा जड़ें, मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि पौधे पाए जाते हैं। इसमें होता है मूसली जड़ें जो हम खाते हैं, मूली, गाजर, सलगम, सरकंद, टेपिकुआ, जो आपका टेपियोका होता है, ये आपका केरल में पाया जाता है। ठीक है गाइस, और चकुंदर आदि। तो मूसा जड़ें होती हैं, तो जड़ के प्रकार मूसली जड़ें और झकड़ा जड़। तो सबसे पहला आता है मूसल जड़, मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन आदि आम आदि पौधे में पाए जाते हैं। जबकि मूसली जो जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, मूली, गाजर, सलजम, सरकंद और टेपिकुआ, चुकंदर आदि, ये सभी चीज़ होती है। अब झकड़ा जड़ के बारे में क्या आता है कि गेहूँ, घास, केला, मक्का, गन्ना आदि पौधे में पाई जाती है। झकड़ा जड़ें निम्नलिखित प्रकार की होती है, ये रेशेदार होती हैं। ये जड़ें रेशे के रूप में होती है, जैसे प्याज, लहसुन में। परजीवी, ये जड़ें दूसरे पौधों के ऊपर रहती हैं, जिसको अमर बेल। आपने कभी देखा होगा कि एक पेड़ के ऊपर पीले रंग की बेल जल जाती है जो उस पेड़ को ख़त्म कर देती है, अर्थात सारा उसका जो भोजन अपने ले देती है, उसको परजीवी कहते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि उस बेल को लाभ पहुँचा, परंतु जिस पेड़ पे चढ़ी हुई है उसको लाभ नहीं पहुँचता। ठीक है गाइस, अब अपने इसमें आता है अगला अवस्थम। ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती है। उदाहरण बाजरा, मक्का, गन्ना। आप देखते होंगे गन्ना वगैरह के बारे में, ऊपर से निकलती है। स्तंभ जड़ें, ये जड़ें टहनियाँ अर्थात शाखाओं से निकलती हैं और खंभों की तरह होती है। उदाहरण के लिए बरगद की जड़ें जो होती हैं। आपको एक नोट याद रखना है कि अवस्थम एवं स्तंभ जड़ों वाले पौधे में ज़मीन के नीचे भी जड़ें होती हैं। अवस्थम एवं स्तंभ जड़ों वाले पौधों में ज़मीन के नीचे भी जड़ें होती हैं। तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि बाजरा, मक्का, गन्ना। आपने देखा होगा कि सामान्य जो गन्ना होता है उसके ऊपर भाग से भी कुछ लिखड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, अस्तंभ जड़ें कहते हैं। स्तंभ जड़ें कहते हैं जो टहनियों से निकली होती है और खंबे की तरह होती हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या होता है, खंबा। उदाहरण के लिए बरगद होता है। अब बात आती है बच्चा पर तने की। तना होता क्या है उसके बारे में देखना है। तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल, खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तने से पत्तियां और टहनियाँ निकलती हैं। कुछ पौधों के तने ज़मीन के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये तने कहलाते हैं। और तना हरा या भूरे रंग का होता है। बात आती है बच्चा पत्तियाँ तने और टहनियों से निकलती हैं। अलग अलग पौधों की पत्तियों का आकार अलग अलग होता है, जैसे कमल की पत्तियों गोल होती है, मक्के की पत्तियाँ लंबी होती है, पीपल की पत्तियाँ पान जैसी दिखाई देती है, और नीम की पत्तियों में कई सारी छोटी छोटी पत्ती होती हैं। चीड़ की पत्तियाँ सुई जैसी होती है, गुलाब की पत्तियाँ धारीदार होती है। इसके बाद आता है गाइस, पत्तियाँ मुख्य रूप से हरे रंग की होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, परंतु कुछ पौधों की पत्तियाँ लाल, बैंगनी या पीले रंग की भी होती है। ठीक है गाइस, पत्तियों के कार्य।
पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है जिन्हें वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो सूरज की रोशनी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पत्तियों में भोजन बनता है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो सूरज की रोशनी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है गाइज, इसको हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, इसके बाद ये जल है, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और इसके बाद जल 6 जल करते हैं और 6 ऑक्सीजन होता है। ठीक है गाइज, इस प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण एवं NADP अर्थात नाइकोटिमाइड, एमाइड, एडेमाइन और डाइनुक्लेओसाइड फॉस्फेट का अपचयन होता है। ये आपको याद रखना है। NADP की फुल फॉर्म ये होता है नाइकोटाइनामाइड और एडामाइन डाइनुक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है गाइस, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। कैक्टस, जिसे आप नागफनी कहते हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होता है क्योंकि पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। पत्तियों की खुशबू अर्थात महक से पता चल जाता है कि वे किस पौधे की पत्तियां हैं, जैसे पुदीना, धनिया, आम, नीम, नींबू आदि। पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती है उन्हें सिरा कहा जाता है और सिराओं की व्यवस्था सजावट सिरा विन्यास कहलाती है। सिरा विन्यास 2 प्रकार के होते हैं गाइस। नंबर 1 होता है आपका जालिका सिरा विन्यास में सिराएं एक जाल के रूप में होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों की जड़ का पता लगा सकते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका सिराएं होती है उन पौधों की जड़ मूसरा होती है, जैसे नीम, पीपल, गुलाब, मूली आदि। जिन पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है उनकी जड़ झकड़ा जड़ होती है, जैसे केला, गेहूँ, मक्का, घास आदि। सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों के बीजों के विषय में यह पता लगा सकते हैं कि बीज दो भागों में टूट जाएगा या नहीं, यानी बीज द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री। अगर सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो पौधा द्विबीजपत्री है, जैसे चना, मूली, गाजर, भिंडी आदि। अगर सिरा विन्यास समांतर है तो पौधा एक बीजपत्री है, जैसे मक्का, गेहूँ, प्याज, लहसुन आदि आप देखते होंगे। कुछ पौधों में पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित होती है, जिसे नेपेथिन्स कहते हैं। इसे घटपर्णी भी कहते हैं। ये अपने मेघालय, ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे, फूल और पुष्प। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूल नए पौधे बनाने में मदद करते हैं। अब ये आता है बच्चा फूलों के भाग। इसमें बाह्य दल पुंज होता है और दल पुंज और पंखुड़ियाँ होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूल के जो बाह्य दल पुंज होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियाँ जैसे रचनाएं बाह्यदल कहलाती है, और बाह्यदल पुंज जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, टमाटर आदि में, और अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे गुलाब, कमल, चमेली आदि में। अगर बाह्यदल पुंज जुड़े हुए हों तो जरूरी नहीं है कि उनकी पंखुड़ियाँ अर्थात दल पुंज भी जुड़े हों। ये कलियों की रक्षा करते हैं। सबसे मेन टॉपिक इसमें जो पॉइंट है, ये कलियों की रक्षा करते हैं। बात आती है सेकंड, दल पुंज और पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं। अलग अलग पौधे के फूलों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती हैं। पंखुड़ियाँ कीड़े मकोड़े, तितली, भौरे, पक्षी आदि को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसमें तीसरा जो पार्ट होता है वो पुंकेसर होता है। ये पौधे का नर भाग होता है जिसमें पराग और परागकण होते हैं। स्त्रीकेसर यह पौधे का मध्य भाग होता है जिसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं।
परागकण के पश्चात अंडाशय फल बनाता है और बीजांड बीज बनाते हैं। ठीक है बच्चे। और ये अब जो अपना टॉपिक है परागण। परागण क्या होता है कि जैसे जब कोई तितली, भौरा, पक्षी आदि फूलों पर उसका रस अर्थात पराग चूसने के लिए बैठते हैं, तब उसके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं। जब ये जंतु दोबारा उसी फूल या उसी प्रकार के किसी दूसरे फूलों पर बैठते हैं, तब परागकण इस तरीके से में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागकण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। परागकण निम्न प्रकार के होते हैं। परागण निम्न प्रकार के होते हैं। एक वायु परागण, इसको हम एनीमोफिलस यानी कि वायु के द्वारा, और कीट परागण इसको एंटोमोफिलस कीटों के द्वारा जानते हैं। और अगला होता है जल परागण, हाइड्रोफिलियस जल के द्वारा होता है। जंतु परागण जूलिफियस जंतु के द्वारा होता है। पक्षी परागण ओरेंथियोफिलस पक्षी के द्वारा होता है। और काइरोटेरिफिलस चमगादड़ के द्वारा होता है। और मालाकोफिलस घोंघा के द्वारा होता है। कुछ फूल गुच्छे में पाए जाते हैं, जैसे गुलदाउदी, गेंदा, सूरजमुखी। उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को फूलों की घाटी कहा जाता है। अब नोट करने की बात यह है कि सबसे बड़ा फूल रेफलिशिया तो सबसे छोटा फूल उल्फिया होता है। सबसे बड़ा फूल तो होता है रेफलिशिया और सबसे छोटा फूल होता है उल्फिया। तो गाइस, अब फूलों का उपयोग, फूलों से माला बनाई जाती है, फूलों से दवाई बनाई जाती है जैसे गुलाब, फूलों से रंग बनाई जाती है जैसे गुलाब, गेंदा, जीनिया, फूलों से इत्र बनते हैं जैसे गुलाब, चमेली, फूलों को खाए जाते हैं जैसे कचनार उत्तर प्रदेश में, केला, सहजन, तुरई, कद्दू, सीताफल, लौंग, केसर भी फूलों से मिलते हैं। याद रखना, पर लौंग कहीं मिलते हैं, फूल ये भी केसर से, फूलों से ही मिलते हैं। फल फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं। फल के 3 भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, अनानास आदि फल हैं। टमाटर, कटहल, सीताफल, नींबू भी फल ही होते हैं। याद रखना है गाइस आपको। बीज, फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं, बीज खाए जाते हैं जैसे दालें, मूंगफली, गेहूं, चावल आदि। बीजों से तेल निकाला जाता है जैसे सूरजमुखी, सरसों आदि। बीजों के अंकुरण के लिए 2 आवश्यक तत्व जैसे नमी और वायु बीजों के अंदर भ्रूण होता है। जो आवश्यक तत्व मिलने पर अंकुरित हो जाता है। बीज 2 प्रकार के होते हैं। जो बीज होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना एक बीज पत्री, जैसे प्याज, गेहूं, मक्का, चावल, ये एक बीज पत्री होते हैं। और आगे चलते हैं तो आपको आते हैं 2 बीज पत्री, जैसे मूली, सरसों, इमली, संतरा, टमाटर आदि। पौधे में जाइलम और फ्लोएम नामक 2 ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम जल का संवहन करता है और जबकि फ्लोएम भोजन का संवहन करता है पौधे में। ठीक है गाइस। कुछ विशेष पौधे या पेड़ क्रोटन, यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। इस पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चलता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है। पीपल यह एक विशाल पेड़ होता है। इस पेड़ की खासियत यह है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। बरगद, यह भी एक विशाल पेड़ है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं।
जिन्हें स्तंभ यानी कि खंभा जड़ कहा जाता है। इस पेड़ में ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। अब बात आती है केला। केला पेड़ नहीं है, एक शाख है, क्योंकि इसका तना हरा एवं कमज़ोर होता है। केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं। अब बात आती है बच्चा अपना नेफिंथिस यानी घटपर्णी जो होता है, यह एक कीटभक्षी यानी कि जो कीड़े मकोड़े को खाने का वाला होता है। यह कीड़े मकोड़े के अलावा मेंढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है। ठीक है गाइस। बात आती है इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। यह लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। इसमें खास खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं, इसके घड़े में फंस जाते हैं और उसका शिकार बन जाते हैं। यह मेघालय भारत में, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। और रेगिस्तानी ओक, यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई चली जाती है। इसके तने में पानी जमा रहता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है, तब यहाँ के निवासी इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। गाइज, अब बात आती है खेजड़ी। यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसको आप राजस्थान वगैरह में पाया जाता है। खेजड़ा डाली नामक गाँव में यह भारत रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसकी छाल दवाई के रूप में प्रयोग की जाती है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है भैया। ये राजस्थान के खेजड़ा नामक गांव में जोधपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नीम, यह एक पतझड़ वृक्ष है। इसमें मूसला जड़ होती है। इसके फल को निम्बोली कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह बहुत उपयोगी वृक्ष है। इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है एवं कई बीमारियां में यह उपयोगी है। इसे जैविक कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है। तुलसी, यह एक शाक है। भारतीय संस्कृति में इसको पूजनीय माना जाता है। इसकी औषधीय गुणों के कारण इसको जड़ी बूटी की रानी भी कहा जाता है। क्या है? औषधि गुणों के कारण इसको जड़ी बूटी की रानी भी कहा जाता है। गाइज, यह कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग एवं सर्दी, यह क्या होता है अपना, ये जो होता है ये आपको याद रखना है। यह कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग एवं सर्दी जुकाम में अत्यंत फायदेमंद होता है। ठीक है गाइज। क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार। मरुदभिद, यह पौधे मरुस्थल अथवा रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी जड़ें लंबी होती है। जिनकी जड़ें होती है लंबी होती है। इनमें पत्तियां छोटी छोटी होती है या फिर पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो। और नागफनी, जिसको हम कैक्टस कहते हैं, में तना हरा एवं गुद्देदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। कई में नागफनी में जो आप देखते हो अपने घरों में, उदाहरण बबूल, कीकर और कैक्टस आदि ऐसे हैं। समोदभिद, ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। इनमें तना ठोस एवं शाखायुक्त होता है। इनके पत्ते साधारण बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि। ठीक गाइस। अब चलते हैं हम जलोदभिद। ये पौधे जल अर्थात पानी में पाए जाते हैं। इनमें जड़ तंत्र कम विकसित होता है। इनमें पत्तियां पर मोमी परत होती है, जैसे कमल। जल में पौधों में पत्तियां पतली एवं संकरी होती है, जैसे हाइड्रिल। क्या है? हाइड्रिला की बात आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद भी करना है, हाइड्रिला। तो गाइज, अब चलते हैं लवणोद्भिद जो होते हैं। ये पौधे दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन में जड़ें जमीन से ऊपर की ओर निकल आती है ताकि ये वायु ले सके। उदाहरण है मैंग्रोव वन, सुंदरी पेड़ जिन्हें हम कहते हैं। ये लवणोद्भिद होते हैं जो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। और पादपोद्भिद, हेलियोफाइटस या सूर्य प्रकाश प्रेमी।
ये केवल सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह विकसित होते हैं। ये पर्वतीय चारागाह एवं घास स्थल में आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मुल्लीन, गुलाब, सूरजमुखी आदि इस प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट है आपका स्क्योफाइट, ये छाया में उगते हैं। उदाहरण के लिए कार्डिड, फर्न, काली मिर्च आदि। ठीक गाइस, आई होप दिस वीडियो इज helpful for you, and thank you for watching, and best of luck.